अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके ऊपर, इनर्शिया के ऊपर, जो कि हम लीनियर मोशन में पढ़ के आए हैं। तो इनर्शिया क्या था? किसी बॉडी का आप कह लें कि ढीठपन है, लेकिन किस केस में उसका ढीठपन है? लीनियर मोशन के केस में। जैसे हमने क्या बात की थी, हमारे पास इनर्शिया में कोई बॉडी रेजिस्ट करती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को या यूनिफॉर्म लीनियर मोशन को, कि अगर वो बॉडी है कि वो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में से मूव कर रही है तो वो चाहेगी कि मैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन से ही मूव करती रहूं, या बॉडी रेस्ट में है तो बॉडी चाहेगी कि मैं सिर्फ और सिर्फ किस में रहूं? रेस्ट में रहूं। इसी तरह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? ढीठपना ही है। लेकिन ये ढीठपना किसके केस में है? सर्कुलर मोशन के केस में। ठीक है, ये छोटी सी लाइन आपने याद रखनी है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसी बॉडी के लिए ढीठपन ही है। वो ढीठपन सिर्फ किस केस में है? सर्कुलर मोशन के केस में। अब यहां पे आप अपनी एक बॉडी इमेजिन करो बच्चों। अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ जाएंगे, कुछ फार्मूला को समझेंगे, बाद में इसको डिफाइन करेंगे। पहले हम थोड़ी सी बातें बुक के लिहाज से करना शुरू कर दें। बस आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ढीठपन है। किस तरह का ढीठपन है उस पर बाद में बात करते हैं। एक बॉडी थी ऑफ मैस एम, ठीक है, उसको आपने एक मैसलेस रॉड के साथ क्या कर दिया है? अटैच कर दिया है। अब आपने क्या किया? उस बॉडी पे इस डायरेक्शन में क्या लगाई? फोर्स लगाई। जब आप इस डायरेक्शन में बॉडी पे फोर्स लगाओगे तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा, वो मूव करेगी। बॉडी सपोज करें इस पॉइंट पे, अब यहां पे आप फोर्स लगाओगे, अब बॉडी क्या करेगी? इस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो आप बॉडी पे बार बार फोर्स लगाते जा रहे हो। फोर्स लगाने के नतीजे में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है बच्चों? पैदा हो रहा है। अब जो फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन पैदा होता था, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। ये इसके बराबर होता था। ठीक हो गया बच्चों। अब ये तो हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन या ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है। तो अगर मैं इसके केस में यहां पे इस पॉइंट पे जब मैं ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो अलोंग द टेंजेंट होगी। और हमने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन और जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन वो क्या है? आर इंटू एल्फा है। तो यहां से जो मेरे पास फोर्स बराबर आएगी, इट विल बी इक्वल्स टू एम आर इंटू एल्फा। अब बच्चों, मैं चैप्टर 2 की आपको एक लाइन याद करवाता हूं। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था, टॉर्क का टॉपिक उसमें स्पेसिफाई मैं कर देता हूं। टॉर्क के टॉपिक में एक लाइन लिखी हुई थी कि टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स इन रोटेशनल मोशन। जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करवाती है, वही काम टॉर्क किस में करवाती है बच्चों? सर्कुलर मोशन में करवाती है। तो अब हम लोग टॉर्क का फार्मूला पढ़ के आए हैं कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बच्चों? टाउ इज इक्वल टू आर एफ। ये फार्मूला पुट के आए हैं। यहां पे मैं एफ की वैल्यू पुट कर देता हूं, सिंपल। तो मेरे पास टॉर्क का जो फार्मूला बनेगा बच्चों, वो क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल टू एम, सॉरी पहले आर है, आर के साथ एम आर इंटू एल्फा। और अब जो हमारे पास फॉर्म बनेगी टॉर्क की, टॉर्क किसके बराबर आएगी? एम वैसे ही, ये आ गया आर स्केयर और ये क्या आ गया? एल्फा। ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप देखें, ये जो क्वांटिटी मेरे पास आई है एम आर स्क्वायर, ये क्वांटिटी मेरे पास क्या कहलाती है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। ये वाली जो क्वांटिटी है बच्चों, ये जो मैंने एम आर स्क्वायर वाली क्वांटिटी ली है, ये क्वांटिटी जो टॉर्क के अंदर आई है, ये क्या कहलाती है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप यहां से इसको डिफाइन करना चाहे तो आप इसको दो तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ डेफिनेशंस मतलब लिख देता हूं, फिर इसके यूनिट्स की तरफ और इस सिंबल की तरफ चलते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है तो इसका जो हम डेफिनेशन करते हैं, या तो हम कह सकते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड रेडियस एंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस, या इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन। आप देख लें ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन या पॉइंट ऑफ रोटेशन, जिसको हम पिवट भी क्या, मैंने आपको समझाया था पिवट और एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या फर्क है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो जिस तरह से भी आप इसको डिफाइन करना चाहिए। दूसरी डेफिनेशन ढीठपने के लिहाज से, ढीठपने के लिहाज से क्या है?
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढीठ पने के लिहाज से, यहां से तो आप मैथमेटिकली खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं ढीठ पने के लिहाज से कर देता हूं इसकी डेफिनेशन। वो क्या है, अब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके तहत, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय द विर्च्यू ऑफ विच बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। या बॉडी क्या कहेगी, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने से रोकेगी, या अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो चाहेगी कि मैं सर्कुलर मोशन के अंदर ही मूव करती रहूं, ठीक है। और या अगर वो इन द स्टेट ऑफ रेस्ट है तो बॉडी चाहेगी कि मैं किसके अंदर रहूं, इन स्टेट ऑफ रेस्ट रहूं। प्रॉपर्टी है बॉडी की, मैं छोटी सी डेफिनेशन लिखूंगा, प्रॉपर्टी है, वो कैसी प्रॉपर्टी है, बॉडी रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है। बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव करी तो चाहेगी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, अगर रेस्ट में है तो चाहेगी रेस्ट। अब इसका सिंबल क्या है, सिंबल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का आई है बच्चों। इसके सिंबल की तरफ चलते हैं तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सिंबल है वो आपके पास आई आता है। और अगर इसके यूनिट्स की तरफ चलें तो मैथ्स के यूनिट्स आपको पता है क्या होते हैं, किलोग्राम। यूनिट्स की तरफ चलते हैं तो मैथ्स के यूनिट आपको पता है, यहां से अगर मैं देख लूं कि यहां पे मेरे पास आई किसके बराबर है, एम आर स्क्वायर के, तो मैथ्स के यूनिट किलोग्राम होते हैं और रेडियस के मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसके क्या है, यूनिट्स है। किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसके क्या है, यूनिट्स आ जाते हैं बच्चों। तो ये इसके यूनिट्स आ गए। अच्छा, अब आप कंपैरिजन कर लें वही वाली लाइन का, मैंने क्या कहा था, टॉर्क इज द काउंटर पार्ट ऑफ फोर्स, इन रोटेशनल मोशन। अब दूसरी बात मैं इसका कंपैरिजन करके फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया का भी साथ ही कंपैरिजन कर देता हूं। देखें, फोर्स का फार्मूला क्या था, F इज इक्वल टू एम ए, और इसी तरह से जो हमारे पास टॉर्क का फार्मूला है वो क्या है, एम आर स्क्वायर अल्फा। अब यहां पे कंपैरिजन करें, साइड बाय साइड रख के देखते हैं, जो काम फोर्स लीनियर मोशन में करवा रही है वो टॉर्क किसमें करवा रही है, रोटेशनल मोशन में। और जो काम मैस लीनियर मोशन में करवा रहा है वही काम जो हमारे पास एम आर स्क्वायर वो किसमें करवा रहा है, रोटेशनल मोशन में। और एक्सेलरेशन का काउंटर पार्ट क्या जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात अब आप लोगों को थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि जो काम इनर्शिया लीनियर मोशन में करवाता है वही काम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसमें करवाता है, रोटेशनल मोशन में करवाता है। तो यहां तक हमने बात की सिर्फ और सिर्फ एक मैस की। अब अगर हम अपने रियल लाइफ की एग्जांपल लें, जिस तरह रिजिड बॉडीज की, तो रिजिड बॉडीज तो डिफरेंट मैस कंसंट्रेशन पे होती हैं, मुश्तमिल होती हैं। बात में पहले कर चुका हूं एक लेक्चर में, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन वाले लेक्चर के अंदर। तो उनमें मैसेज की कंसंट्रेशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन या पिवट से क्या होती है, चेंज होती है। कहीं पे मैस की कंसंट्रेशन ज्यादा है या मैस करीब पड़ा हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, कहीं पे दूर पड़ा हुआ है। तो अब हम अपनी रियल लाइफ एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करते हैं इसको रिजिड बॉडी के लिए। अब देखें, ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी थी। अब इस रिजिड बॉडी को मैंने क्या किया, किसी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से क्या कर दिया है बच्चों, रोटेट करवाया। अब मजे की बात बच्चों क्या है, मैं कुछ बातें आपके साथ यहां पे ही शेयर कर रहा हूं कि इसकी कोई एंगुलर वेलोसिटी से भी मूव करवाना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। यहां पे बात क्या है कि जो मैस 3 की वेलोसिटी उसको मैं कह सकता हूं ओमेगा 3 एंगुलर वेलोसिटी को, इसको मैं कह सकता हूं मैस 2 वाली को ओमेगा 2, इसको कह सकता हूं ओमेगा 1। तो जो ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 होती हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर सारी की सारी क्या होती हैं, सेम होती हैं। ये सारी की सारी वेलोसिटीज एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सेम होती हैं, बराबर होती हैं। इसी वजह से ये सारे के सारे अगर मैं कह दूं अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3, इन सारों के जो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशंस भी होते हैं वो सारे के सारे, चाहे चलते चलते मैं कहां चल जाऊं अल्फा एन तक चला जाऊं, ये सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं, डिफरेंट नहीं होते बच्चों।
ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी, जब कोई बॉडी एंगुलर मतलब एक रिजिड बॉडी सर्कुलर मोशन शो कर रही है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर उनकी एंगुलर स्पीड्स क्या होती हैं या एंगुलर स्पीड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होते हैं, उनके सेम ही होते हैं। सॉरी, एंगुलर वेलोसिटीज और एंगुलर एक्सेलरेशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। ये बात हम लोगों ने क्या कर ली है, रिपीट कर ली। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास मास m3 का होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, वही मास m1 का होगा, वही मास m2 का होगा, वही मास m3 का होगा। अब मैं निकालना चाहता हूं रिजिड बॉडी के लिए मूवमेंट टॉर्क का फार्मूला। तो अगर मैं इस बॉडी को मैंने क्या किया, रोटेट करवाया किसी एंगल थीटा से, तो इनके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मास m1 का अल्फा 1, m2 का अल्फा 2, m3 का अल्फा, इसी तरह से n मैसेज पे मुश्तमिल है। तो अगर मैं टोटल टॉर्क कैलकुलेट करना चाहता हूं, टोटल टॉर्क, तो टोटल टॉर्क अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं किसके बराबर होगी, टॉर्क ऑफ मास m1 प्लस टॉर्क ऑफ मास m2 प्लस टॉर्क ऑफ मास m3 प्लस अप टू सो ऑन टॉर्क ऑफ मास nth मास। ठीक है, अब बच्चों वन वाले के लिए टॉर्क का फार्मूला भी मैं आपको लिखवा इधर साइड पे मैं कर देता हूं, चलें इधर लिख देता हूं, इधर कर लेते हैं कि टॉर्क का फार्मूला मैंने आपको बताया है कि टॉर्क किसके बराबर आई थी, m r स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, तो यहां पे मैं पुट करने लगा हूं, तो टॉर्क जो टोटल मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, m1 r1 स्क्वायर और अल्फा 1, फिलहाल अल्फा 1 कह रहे हैं, बाद में जनरलाइज करके अल्फा पुट कर देंगे, प्लस m2 r2 के ऊपर स्क्वायर अल्फा 2 प्लस अप टू थर्ड वाला मैं नहीं लिख रहा क्योंकि इसी तरह से है m n r n के ऊपर स्क्वायर और अल्फा n। और अभी ऊपर बात की है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 सारे क्या होते हैं बच्चों, सेम होते हैं, जिसकी वजह से मैं अल्फा को कॉमन निकाल के लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे भी अल्फा आ जाएगा, यहां पे भी अल्फा आ जाएगा, थर्ड वाली टर्म के साथ भी अल्फा और nth टर्म के साथ भी अल्फा, तो अल्फा तो सब में बच्चों सेम आ गया। तो टॉर्क टोटल जो मेरे पास कैलकुलेट होकर आएगी वो क्या आएगी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर और साथ क्या आ गया, अल्फा n आ गया। अब ठीक है बच्चों, ये अब आपको चैप्टर 4 का जो मैंने आपको वेरिएबल फोर्स वाला टॉपिक पढ़ाया था उससे उसी तरह का ये कोई सिनेरियो सा बना दिया आपके सामने। तो मैंने क्या कहा था, जब ये आ रहा हो इस तरह का सिनेरियो तो हम समेशन लगाते हैं, ठीक है, सिग्मा का साइन लगाते हैं। और सिग्मा के साइन की मैंने आपको एक बात बताई थी बड़े खूबसूरत अंदाज में कि दो लिमिट्स होती हैं, एक अपर लिमिट होती है और एक लोअर लिमिट होती है। ठीक है, एक क्या होती है अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। नीचे वाली साइड पर जो ये वाली साइड है यहां पे हम लोग लोअर लिमिट लिखते हैं और ऊपर वाली साइड पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अपर लिमिट लिखते हैं। तो एक साइड पे नीचे वाली साइड पे लोअर लिमिट लिखेंगे, ऊपर वाली साइड पे अपर लिमिट लिखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं यही बात कि सिग्मा का जो साइन होता है ये समेशन होता है, इसकी दो लिमिट्स होती हैं, एक लोअर लिमिट होती है और एक क्या होती है, अपर लिमिट होती है। लोअर लिमिट नीचे वाली साइड पे लिखी जाती है और अपर लिमिट ऊपर वाली साइड पर। लोअर लिमिट क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है इन वैल्यूज में। तो सबसे छोटी क्या है बच्चों, सॉरी यहां पे अल्फा आएगा, सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहां पे 1 है, तो नीचे वाली साइड पे 1 लिख दिया। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है बच्चों, n, तो ऊपर वाली साइड पे मैंने क्या लिख दिया है, n लिख दिया। और अब मैं इसको जनरलाइज करने लगा m r के ऊपर स्क्वायर। अब जो हमने यहां पे एक रेफरेंस भी देना है कि हमने जो वैल्यूज कहां से स्टार्ट हो रही है, तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू, यहां पे आप r लिख लें, कुछ भी लिख लें आपकी मर्जी है। तो मैं लिखूंगा जो m की वैल्यू है i, r की वैल्यू i, और जो i है वो स्टार्ट कहां से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, और एंड किस पे होता है, n पे एंड होता है। मैं थोड़ा सा आपको इसको सॉल्व भी करवा दूंगा, साथ क्या आ गया, अल्फा। और बच्चों ये देखें, ये जो बात है ये हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसकी जगह पे मैं i लिख सकता हूं। ठीक है, तो टॉर्क का फिर दोबारा से देखें एट द एंड फार्मूला क्या आया, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और ये हमारे पास आई क्या है, ये पूरी के पूरी टर्म है। चलें मैं कोई पेज देख लूं बस खाली पड़ा, मैं आपको कुछ सॉल्व करने के बारे में बताता हूं। इस वैल्यू को देखें, बाज़ औक़ात आपसे हो सकता है कि वो आपको फार्मूला लिख के दे कुछ इस तरह से, सिर्फ मैं आपको सॉल्व करना सिखा रहा हूं, ओपन कैसे करना है। वो कहता है सिग्मा का साइन है, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है कहां से, 3 से, और एंड किस पे हो रही है, 5 पे, एम आई आर आई के ऊपर स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे किस तरह से,
अब मैंने तो पिछले केस में 1 लिखा था, ठीक है बच्चों, तो मैं इसको स्टार्ट किस तरह से करूंगा, मैं इसको ओपन किस तरह से करूंगा, मैं कहूंगा कि भाई आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 3 से, अब 1 से स्टार्ट नहीं हो रही, अगर आप देखें तो मैं इसको 3 से स्टार्ट करूंगा, मैं इसको लिखूंगा इस तरह M3 R3 के ऊपर स्केयर प्लस M4 R4 के ऊपर स्केयर प्लस M5 R5 के ऊपर स्केयर। सिर्फ ये 3 वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। अगर यहां पे 6 होता और ऊपर 10 होता तो 6 से स्टार्ट करता और 10 तक जाता। तो आई आपका वो इनिशियल रेफरेंस है जहां से आपने वैल्यू को स्टार्ट करना होता है। तो ये आपके पास था बच्चों आज का टॉपिक, जो कि क्या था, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने शुरू में आपको एक बात बताई थी कि वो क्या था, एक ढीठपन है। अब यहां पे सिर्फ एक छोटी सी बात रहेगी कि डिपेंडेंस क्या है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की, डिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बच्चों बड़ी मजे की बात है, डिपेंडेंस ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये डिपेंड किन चीजों पे करता है। देखें अगर फार्मूले के मुताबिक देखा जाए तो मास और रेडियस के स्केयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं इसकी मिसाल इस तरह से देता हूं बच्चों को, अक्सर मैं कहता हूं कि ये कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर को दरमियान से पकड़ के रोटेट करूं ना तो आर की वैल्यू ये और आर की वैल्यू ये, ठीक है। रोटेशन इस तरह से हो रही है इजीली। जब मैं इसको यहां से पकड़ के रोटेट करता हूं ना तो रोटेशन मेरी डिफिकल्ट हो जाती है, रोटेशन मेरी क्या हो जाती है, क्योंकि आर बढ़ गया, ठीक है। जब आर बढ़ गया तो रोटेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। और अगर मैं इस बात को थोड़ा जनरलाइज अल्फाज में बयान करना चाहूं तो मैं ये कहता हूं कि जो हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। दोनों को कंबाइन करके बता दे बंदा, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए आर काफी बड़ा हो गया है तो डिस्ट्रीब्यूशन दूर हो गई है, तो जितनी मैसेज की डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर होती है उतना ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा हो जाता है। बॉडी उतना ही रेजिस्ट करती है स्टेट ऑफ रेस्ट को भी और स्टेट ऑफ मोशन को भी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह लें ज्यादा बेहतर अल्फाज में। तो ये बात है बेसिकली। तो मैं अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या बात लिख सकता हूं बच्चों, मैं ये लिख सकता हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेज, distribution of masses about the axis of rotation। आपको मैं एक छोटी सी एक्टिविटी देता हूं, आपको मैं कहता हूं कि आपने 2.25 लीटर की बोतल पकड़नी है बच्चों, 2.25 लीटर पानी से भर लेनी है वो पूरी की पूरी बोतल। आपने क्या करना है, उस 2.25 लीटर की बोतल को पानी से भरने के बाद एक दफा उसको दरमियान से पकड़ना है जैसे मैंने पकड़ा हुआ, और उसको रोटेट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, उसी 2.25 लीटर की बोतल को ढक्कन वाली साइड से पकड़ना है और उसको रोटेट करने की कोशिश करनी है। और मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको किस केस में कम फोर्स लगी और किस केस में ज्यादा फोर्स लगी, ये आप लोगों ने मुझे कल बताना है, कल या जिस भी तरह से आप लोग मुझे एक्सप्लेन करना चाहें। तो ये बात आप लोगों ने मुझे बतानी है कि किस में ज्यादा हमारे पास फोर्स मुझे लगानी पड़ रही है। आज के लिए बच्चों सिर्फ इतना ही था, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना।